हेलो डियर फ्रेंड्स। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। इस चैप्टर के अंतर्गत जितने सारे इंपॉर्टेंस थ्योरी दिए गए हैं, जितने सारे टॉपिक दिए गए हैं, सारे टॉपिक को सारे थ्योरी को हम लोग कवर करेंगे। कोई भी टॉपिक कोई भी थ्योरी हम लोगों का नहीं छूटेगा। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है साइकोलॉजी का यानी मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और हर एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे, अन्यथा आपको वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं रहेगा। कुछ देर बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग हर एक पॉइंट को नोट करेंगे, कोई भी पॉइंट को इग्नोर नहीं करेंगे। तो चलिए ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है। साइकोलॉजी को परिभाषित करना है। पूछ देगा साइकोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन साइकोलॉजी की परिभाषा याद नहीं है, साइकोलॉजी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव की अलग अलग क्रियाओं, प्रभाव तथा उनकी अवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक यानी एक्सप्लेन करके स्टडी करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहा जाता है। यानी साइकोलॉजी जो है एक प्रकार का किसका शाखा है? एक तरह से विज्ञान यानी साइंस की ब्रांच है ये, जिसमें मानव यानी प्राणी, एक तरह से क्या है, मानव क्या है? प्राणी है। मानव की अलग अलग क्रियाओं के बारे में, अलग अलग इफेक्ट के बारे में और उनका जो सिचुएशन है वो कौन सा सिचुएशन में कौन सा प्रभाव दिखाते हैं, कौन सा कार्य करते हैं, ये सब के बारे में जो विस्तार पूर्वक स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में, वो ब्रांच को क्या कहा जाएगा? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में हम लोग ये जानेंगे कि ये कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से यानी सिस्टमेटिकली, यानी क्रमबद्ध रूप से सिस्टम के बाद यानी एक के बाद एक प्रेक्षणीय व्यवहार यानी ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का अध्ययन करता है। यानी प्रेक्षण, ऐसा नहीं कि कोई व्यवहार है उसका मतलब एक तरह से बिना प्रेक्षण किए हुए उसका अध्ययन करते हैं तो वह साइकोलॉजी कहलाएगा, नहीं। यानी प्रेक्षणीय व्यवहार यानी पूरा तरह से वो व्यवहार मतलब सच में किया गया हो और उसका क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, उसको क्या कहेंगे? साइकोलॉजी कहेंगे। तथा प्राणी के भीतर के मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं जैसे चिंतन, भाव आदि तथा वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन करते हैं। सीधी सीधी बात अगर बोली जाए कि साइकोलॉजी जो है वो क्या करता है? प्राणी जो है, प्राणी के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? आदमी भी यानी मानव भी आ जाएंगे और जीव जंतु भी आ जाएंगे। तो प्राणी, मानव और जीव जंतु के मानसिक और दैहिक यानी शारीरिक, दैहिक का मतलब क्या हो जाएगा? शारीरिक, मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया जो करता है, जैसे कि मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत क्या आ जाएगा? चिंतन आ जाएगा, भाव आ जाएगा, स्मृति आ जाएगा, यानी अटेंशन यानी अवधान आ जाएगा। ये सब है मानसिक क्रिया। और दैहिक क्रिया तो आप जानते ही, ये जो भी चलता फिरता है, तो ये सब क्रिया को उनकी मतलब ये घटना है, ये सब क्रिया उनकी घटना है और ये घटना को वातावरण के साथ जोड़कर जो हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन जो करते हैं, उसी को क्या कहा जाएगा? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान कहा जाएगा। ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है। सही बात है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में आप सिंपल सी बात ये बोल सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है कि व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। क्योंकि यहाँ जो है प्राणी का क्या जाना जा रहा है? व्यवहार और मानसिक, यानी वो व्यवहार क्या करते हैं वातावरण के साथ और उसकी मानसिक प्रक्रिया क्या होती है वातावरण के प्रति, ये सारे चीज का हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं किसमें? मनोविज्ञान में। जिसके कारण इस परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान कहा गया है, मतलब हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमको यह बताया जा रहा है कि व्यवहार में मानव व्यवहार तथा पशु व्यवहार दोनों ही सम्मिलित है। क्योंकि मैंने आप लोगों को यहाँ प्राणी का नाम लिया है, प्राणी का मतलब हो जाएगा मानव या फिर पशु, दोनों आ जाएंगे इसमें। व्यवहार किसका भी, किसी का भी हो सकता है, यानी बिहेवियर जो है वह किसी का भी हो सकता है, मानव का भी हो सकता है या फिर पशु का भी हो सकता है। व्यवहार दोनों ही सम्मिलित होते हैं। मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत संवेदन यानी सेंसेशन, अवधान यानी अटेंशन, प्रत्यक्षण सीखना यानी अधिगम लर्निंग जिसको बोलते हैं, स्मृति, चिंतन आदि आते हैं। यानी मानसिक रूप से आप अपना दिमाग से कौन कौन सा काम करते हैं, यानी दिमाग में जो काम चलता है, मस्तिष्क में जो वर्क करते हैं मस्तिष्क रूप से, तो वो कौन सा वर्क हो सकता है? किसी की तरफ आप अटेंशन करते हैं, ध्यान देते हैं, ये भी आपका मस्तिष्क का वर्क है, यानी मानसिक प्रक्रिया है। सीखना, किसी चीज़ को आप सीखते हैं, किताब में बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, तो ये आपका दिमाग का काम है, यानी मानसिक प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण, ये भी क्या है? एक तरह से मानसिक प्रक्रिया
प्रक्रिया है, चिंतन कोई चीज़ को लेकर चिंता करते हैं, कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये भी आपका मानसिक प्रक्रिया है। किसी चीज़ को स्मृति करते हैं, याद करते हैं, लर्निंग करते हैं यानी अधिगम करते हैं, तो ये भी आपका क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। तो ये सब क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। और दैहिक प्रक्रिया यानी शारीरिक प्रक्रिया के अंतर्गत तो आप जानते हैं चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, ये सब क्या है, मतलब शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी को सबसे पहले आप समझेंगे तभी उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने से पहले साइकोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है। देखिए साइकोलॉजी इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इस साइकोलॉजी के पढ़ने से मानव और जीव जंतु के बारे में पता चलता है कि उनका दिमाग में क्या चलता है, वो दिमाग में जो चलता है वो दिमाग में जो प्रक्रिया उनकी चलती है, तो उनके अनुसार वह वातावरण के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये सारा चीज़ का हम लोग पता चलता है। ये सारा चीज़ हम लोग पता लगा सकते हैं साइकोलॉजी के माध्यम से। कोई आदमी अगर ज़्यादा मतलब बीमार पड़ने पर और भी मानसिक रूप से वह ग्रस्त हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग को जो पता चलता है वो साइकोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। कोई आदमी ज़्यादा मतलब हंसता खिलता है, कोई आदमी मुसीबत पड़ने पर भी मतलब वो क्या होता है कि पूरा खुश रहता है, ये ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ का जो पता चलता है हम लोगों को, वो किसके माध्यम से, साइकोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। यानी साइकोलॉजी सीधा बात यह है कि साइकोलॉजी जो है आदमी और प्राणी यानी मानव और प्राणी के मस्तिष्क में जो क्रियाएं चलती है, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो, मुश्किल हालात में हो या फिर खुशी के हालात में हो, वो सारी चीज़ का हम लोगों को क्या कराता है, स्टडी कराता है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का स्टार्ट हो जाता है। इसे मानस शास्त्र भी कहते हैं, यानी साइकोलॉजी जो है इसको क्या कहा गया है, मानस शास्त्र भी कहा गया है, क्योंकि साइकोलॉजी जो में है, साइकोलॉजी में मानस शास्त्र यानी मानस के बारे में ज़्यादा मतलब फोकस किया गया है। अब हम देखिए चैप्टर आपका क्या है, नाम मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। तो हम थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है, लोग बुद्धि पढ़ना है, मनोवैज्ञानिक गुण पढ़ना है और इनके मूल्यांकन की विधि यानी मूल्यांकन विधि के बारे में पढ़ना है। किसी भी व्यक्ति का आप बुद्धि कितना निकाल सकते हैं, बुद्धि उसका कितना होगा, रेंज कब से कब तक होगा, बुद्धि भी निकालने का फॉर्मूला होता है, इंटेलिजेंस निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, सृजनात्मकता के बारे में और विस्तार पूर्वक से स्टडी करेंगे। यानी मेन जो टॉपिक है आपका वो है बुद्धि, मनोवैज्ञानिक गुण, उनके मूल्यांकन की विधि, बुद्धि के सिद्धांत, सृजनात्मकता, मतलब टोटल जो है 5 आपका टॉपिक है। इस 5 टॉपिक पर आपका फोकस किया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं यानी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया है व्यक्तिगत भिन्नताएं यानी व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये जो होता है गाल्टन के समय, ये गाल्टन कौन थे भाई, तो ये जो गाल्टन थे एक मनोवैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। गाल्टन के समय से ही व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मनोविज्ञान का मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। यानी आधुनिक मनोविज्ञान जो है अभी जो मॉडर्न में जो साइकोलॉजी है उसका एक मुख्य अध्ययन क्षेत्र रहा है। यानी जो स्टडी जो एरिया है, स्टडी क्राइटेरिया, उसका एक मेन ब्रांच रहा है। ठीक है, कौन, व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ ये होता है कि मानव के बीच मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर। भिन्नता का मतलब क्या होता है, डिफरेंस से मतलब क्या होता है, अंतर। व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति, यानी व्यक्ति के बीच क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, आदमी के बीच क्या डिफरेंस हो सकता है, उसका आदमी का सोचने का यानी मानसिक रूप से उसमें डिफरेंस हो सकता है। कोई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कुछ चीज़ को इफेक्टिव रूप में, कोई अगर नहीं पढ़े हैं तो वो थोड़ा सा इफेक्टिव रूप में नहीं सोच पाते हैं, तो यह मानसिक भिन्नता हो जाएगी, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत ये आते हैं। शारीरिक भिन्नता, कोई मतलब व्यक्ति ज़्यादा मतलब हष्टपुष्ट है, कोई व्यक्ति ज़्यादा मतलब हष्टपुष्ट नहीं है, स्वस्थ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शारीरिक भिन्नता, ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आ जाएगा, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत आ जाएगा। सांस्कृतिक रूप से हर एक व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हर एक व्यक्ति अलग अलग संस्कृति को फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई हर एक जाति के लोग, हर एक धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग पहनावा, अलग अलग मतलब खान पान होता है, तो ये सारा चीज़ जो है ये सांस्कृतिक आ जाएगा। और सांस्कृतिक भिन्नता यानी अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग संस्कृति पाई जाती है, तो ये भी आ जाएगा आपका व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत। सामाजिक अंतर मतलब व्यक्ति के अंदर यानी व्यक्ति में क्या क्या डिफरेंस है उसी को क्या बोलेंगे, व्यक्तिगत भिन्नता बोलेंगे। व्यक्ति के बीच क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या हो सकता है, सांस्कृतिक, शारीरिक, मानसिक, जो भी हो सकता है आपका माइंड में आए, आप अपना पॉइंट से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वहां आपको निर्देश दे दिया जाएगा कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें। तो व्यक्तिगत भिन्नता आप समझ गए होंगे। अब चलिए स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म क्या होता है। स्थितिवाद एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक है। ये जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों यानी साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारे व्यवहार, चाल चलन, हमारे व्यवहार क्या हो सकता है, चाल हो सकता है, चलन हो सकता है, किसी के
प्रति मेरा क्या मतलब रूबरू होता है, किसी के प्रति हम कैसा बिहेव करते हैं, या फिर किसी के प्रति जब कोई सामने आता है तो उसके साथ हम क्या सोच रखते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, व्यवहार हो जाएगा। यानी कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमारे व्यवहार व्यक्तिगत विशेषज्ञ यानी व्यक्ति के गुण से प्रभावित होता है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति अगर सामने आ जाए, अच्छा व्यक्ति होगा तो हमारा व्यवहार वह अच्छा दिखने लगेगा, हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो जो व्यवहार मेरा जो बदल गया तो वो किसके कारण बदला, वो व्यक्ति के अच्छे गुण के कारण बदला। ठीक है, यानी उसी पर डिपेंड करता है। जबकि कुछ दूसरे मनोवैज्ञानिकों का सोच है कि हमारे व्यवहार वर्तमान में उपस्थित कारक से होता है, यही दूसरा मत स्थितिवाद कहलाता है। यहाँ देखिए एक तरफ साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि हमारे जो व्यवहार है वो व्यक्तिगत विशेषज्ञ से प्रभावित होता है, व्यक्तिगत विशेषज्ञ से प्रभावित होता है, ये भी लाइन ठीक लग रहा है। जबकि दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिकों का सोच ये है, ये कहना है कि हमारे जो व्यवहार है वर्तमान में उपस्थित कारक से प्रभावित होता है। यानी वर्तमान में आपके सामने कौन है, कौन सा सिचुएशन में है, कौन सा कार्य में फंसे हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है, उससे इफेक्टिव होता है आपका व्यवहार। उसी को क्या बोलते हैं, दूसरी मत बोलते हैं। ये जो दूसरा लाइन है ना, इसी को बोलते हैं स्थितिवाद, इसी को क्या बोलते हैं, स्थितिवाद कहते हैं। ये मनोवैज्ञानिक का कहना अलग है, ये लोगों का कहना अलग है, मतलब दोनों लगभग सेम है, मतलब लगता है दोनों मतलब जो है सही बात बोल रहे हैं, लेकिन मत अलग हो गया, वोट अलग हो गया, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको अर्थात में समझाया गया है कि अर्थात स्थितिवाद के अंतर्गत यह मान्यता है कि किसी मानव का व्यवहार वर्तमान हालात या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। कोई जरूरी नहीं है आप इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला परिभाषा याद रखेंगे, आप ये लाइन को याद रखिए, ये लाइन को याद रखेंगे, आपका इफेक्टिव आंसर होगा। यानी स्थितिवाद के प्रति आप क्या जानते हैं, सिचुएशनिज्म के प्रति आप क्या जानते हैं, तो आपको सीधी सीधी यही बोलना है कि स्थितिवाद के अंतर्गत यह मान्यता प्राप्त है कि किसी भी आदमी, किसी भी मानव का जो व्यवहार है, बिहेवियर जो है, वो वर्तमान यानी प्रेजेंट में जो हालात उसके सामने है, जो दशा है, उससे प्रभावित होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम्पल के रूप में हम समझाते हैं आपको कि जैसे एक व्यक्ति अपने घर में गुस्से की स्थिति में रहता है, अपने घर में वो गुस्से की स्थिति में रहता है, कोई मेंबर अगर उलट पुलट काम कर दिया घर का, फैमिली का, तो वो गुस्से की स्थिति में रहेगा। लेकिन वहीं अगर वो अपने ऑफिस बॉस के सामने रहता है तो वो व्यक्ति स्थिति के अनुसार वो बदल जाता है, पूरा विनम्र के साथ रहता है, पूरा एकदम ठंडा रहता है, ठंडा मिजाज में रहता है, ठंडा दिमाग के साथ रहता है, वो अपना एक तरह से विनम्र रूप दिखाता है बॉस के सामने। तो यहाँ स्थिति बदला, घर में उसका स्थिति कुछ और था और वहाँ जो स्थिति बदल गया, वो चले गया ऑफिस के सामने, ऑफिस में काम करने के लिए, तो वहाँ मिजाज उसका विनम्र हो गया। तो ये हुआ आपका स्थितिवाद। यही बात आपको कहा जा गया है कि स्थितिवाद में व्यवहार जो है वो किस पर डिपेंड करता है, स्थिति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ व्यवहार कैसे डिपेंड किया, किस पर डिपेंड किया, यहाँ घर था तो गुस्सा आ गया, यहाँ स्थिति बदला, कौन सा स्थिति बदला, चले गया ऑफिस में तो वहाँ फिर विनम्र हो गया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, स्थितिवाद बोलेंगे। मतलब यहाँ गुस्सा वाला व्यवहार, यहाँ आप मतलब विनम्र वाला व्यवहार। ठीक है, मतलब व्यवहार में वर्तमान में व्यवहार परिवर्तन हुआ ना, प्रभावित हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र आपको याद रखना है। 5 क्षेत्र है। पहला जो क्षेत्र है वो है अभिक्षमता, दूसरा क्षेत्र आपका अभिरुचि यानी इंटरेस्ट, तीसरा क्षेत्र है व्यक्तित्व और चौथा क्षेत्र आपका मूल्य। ये चारों क्षेत्र को, और चौथा क्षेत्र आपका मूल्य और पांचवा क्षेत्र आपका इंटेलिजेंस और बुद्धि, ये पांचवा क्षेत्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पांचों टॉपिक पर हम फोकस करने जा रहे हैं, सारे चीज़ को ध्यान से सुनना है और नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है यानी सबसे पहला जो गुण है, मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र है फिर गुण, तो अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड जिसको बोले जाते हैं। तो किसी व्यक्ति की वह क्षमता, वह कैपेसिटी या फिर वह एबिलिटी जो ये या रुझान जिसकी मदद से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करता है, सक्सेस हासिल करता है, उसी को क्या बोलेंगे, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड बोलेंगे। यानी आदमी के अंतर्गत या फिर मानव के अंदर या फिर किसी भी प्राणी के अंदर जो वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी सफलता की ओर बढ़कर अपना सफलता को हासिल कर लेता है, अचीव कर लेता है, उसको क्या बोलेंगे, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड बोलेंगे। आपके सामने आपका एग्जाम है, ठीक है, आप एग्जाम में पास कर गए, अच्छा मार्क्स से पास कर गए, तो आपके अंदर वो क्षमता है, एप्टीट्यूड है जो एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए और अपना सक्सेस करने के लिए चाहिए। तो आपने वह सफलता प्राप्त की, तो आपके अंतर्गत वो अभिक्षमता है, एप्टीट्यूड है। तो किसी व्यक्ति की यह क्षमता होती है
कि मतलब कोई भी योग्यता, कोई भी रुझान जो उसको मतलब अपना सफलता हासिल करने में मदद करता है, उसी को क्या बोलेंगे, अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड बोलेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। तो अभिरुचि से इस बात का पता चलता है कि कोई आदमी किसी भी काम को, किसी भी वर्क को कितना तन और मन से करता है, यानी मजदूर का वेतन बढ़ने पर काम में अभिरुचि बढ़ता है। देखिए सीधी सीधी बात यह है कि अभिरुचि जो है बहुत बड़ा टॉपिक है यानी इंटरेस्ट तो आप समझते हैं। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि किसी भी काम को आप करने में कितना मन लगाते हैं, कितना तन लगाते हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। आपको ज़्यादा अगर किसी काम में इंटरेस्ट होगा तो आप वो काम में ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा मतलब क्या एक तरह से खुशी से वो काम को करेंगे। तो इंटरेस्ट इसी बात को कहता है, यानी इंटरेस्ट जो है वो किसी भी काम को करने में, ये बात को किसी भी काम को करने में उसकी एक तरह से दर को इंडिकेट करता है कि आदमी वो काम को करने में परेशानी बुझा रहा है उनको या फिर नहीं बुझा रहा है। अगर इंटरेस्ट आपके अंदर होगा तो वो काम को आप करने में मन लगाइएगा, ज़्यादा खुशी से वो काम कीजिएगा। जैसे कि आप क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई मजदूर है, मजदूर का अगर वो काम कर रहा है 200 रुपया में, ठीक है, वो 200 रुपये में पर डे काम कर रहा है, उनको बोल देंगे कि आपको 300 रुपया मिलेगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, उनको एक तरह से इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका जो है मजदूरी बढ़ गया, अभिरुचि बढ़ गया, उनका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो तन मन लगा करके पूरा काम करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट, अभिरुचि। अब चलिए व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी क्या होता है। व्यक्तित्व जो है ये एक ऐसा गुण है, ये पर्सनालिटी बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए सब लोगों में पर्सनालिटी होती है, लेकिन कोई बुरा वाला पर्सनालिटी होती है, कोई मतलब अच्छा वाला पर्सनालिटी होती है। लेकिन पर्सनालिटी अच्छा वाला हो तो व्यक्ति जो है वह सक्सेसफुल हो जाता है बहुत ही जल्द, यानी अपना सफलता की ओर आगे बढ़ जाता है, बहुत ही जल्द अपना करीब यानी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है यह व्यक्ति का वह गुण है, वह मतलब प्रॉपर्टी है जो उसे किसी दूसरे व्यक्तियों से अलग बनाती है। ये दूसरे व्यक्तियों से कैसे अलग बनाती है, चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर विनम्र भाव होता है। ठीक है, सही बात है, यानी थोड़ा सा कूल मिजाज होता है, कूल माइंड वाला होता है। तो कोई व्यक्ति गुस्सा तथा चिड़चिड़ा मिजाज का होता है, ये दोनों है। ये भी व्यक्ति है जिसके पास विनम्र दिमाग है, दूसरा भी व्यक्ति जिसके पास गुस्सा वाला दिमाग है। ये विनम्र दिमाग और गुस्सा वाला दिमाग, इसमें तो डिफरेंस हुआ ना, ये विनम्र वाला गुण और गुस्सा वाला गुण, ये दोनों वो दोनों गुण हुआ दोनों आदमी का। ये दोनों गुण एक दूसरे को अलग करता है। समाज में देखेगा कोई भी व्यक्ति ये दोनों को, तो ओ ये वो गुस्सा वाला आदमी है, फिर इसको देखेगा विनम्र वाले को, तो ये विनम्र, ये मतलब थोड़ा सा शांति मिजाज का आदमी है। ये दोनों गुण के आधार पर समाज के लोग उनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि ये आदमी गुस्सा वाला है, ये आदमी मतलब थोड़ा सा अच्छा है, विनम्र वाला है, इसके साथ बात करो, उसके साथ बात मत करो। ठीक है, तो यहाँ जो है आदमी का ये क्या कहलाएगा, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी कहलाएगा। तो ये पर्सनालिटी जो है ये क्या करता है, समाज में व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न करता है, अलग करता है। यहाँ देखिए, यहाँ विनम्र तथा चिड़चिड़ा मिजाज दोनों एक ऐसा गुण है जो दोनों व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न कर बनाती है, अलग बनाती है। समझ लिए, व्यक्तित्व तो आपके अंतर्गत होनी चाहिए, पर्सनालिटी आपके अंतर्गत होनी चाहिए, यानी अच्छा वाला पर्सनालिटी होनी चाहिए। कुछ ऐसी पर्सनालिटी होनी चाहिए जिसके कारण आप पूरे समाज में अलग रहेंगे, जिसके कारण पूरे क्लास में, पूरे वर्ग में आप अलग रहेंगे। क्लास में अगर वर्ग में अगर पढ़ाते समय शिक्षक पढ़ाते हैं आपको, या फिर टीचर प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आप अगर अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तो आपका पर्सनालिटी जो है वहाँ अलग होगा, आपका गुण अलग होगा, तो वहाँ क्लास से आप अलग दिखने लगिएगा, अलग मतलब एक तरह से अलग थलग वैल्यू होगा आपका। तो वहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा, पर्सनालिटी विकसित हो जाएगा, जो सबसे अलग होगा। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका वैल्यू यानी मूल्य। ठीक है, तो यह अस्थायी यानी परमानेंट विश्वास है। किसी भी व्यक्ति का जो वैल्यू होता है, जो मूल्य होता है, वो परमानेंटली क्या होता है, विश्वास होता है। जिस व्यक्ति पर ज़्यादा समय तक अस्थायी विश्वास किया जाता है उसका मूल्य भी ज़्यादा होता है। सही बात है, किसी व्यक्ति पर अगर ज़्यादा समय तक अस्थायी विश्वास करेंगे, परमानेंट अगर बिलीव करेंगे, तो उसका वैल्यू जो है, उसका जो मूल्य है वो क्या होता है, बढ़ जाता है उस व्यक्ति के सामने। जैसे कि यहाँ आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है, जैसे राम का करीम पर अस्थायी विश्वास ज़्यादा है, क्योंकि राम अपने अनुपस्थिति में, अपने एब्सेंटी में अपने घर का सारा काम जिम्मेदारी करीम को दे देता है। इस स्थिति में करीम का वैल्यू राम के सामने ज़्यादा है। तो वैल्यू आप समझ लिए, सही बात है। इस वैल्यू तो आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। आप लोग खुद बोलते हैं कि वैल्यू गिरा दिए यार, वो आदमी के सामने मेरा वैल्यू गिर जाएगा, वो आदमी के सामने मेरा मूल्य गिर जाएगा, कुछ वैल्यू मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने वो वर्क नहीं किया, मैंने वो काम उनका नहीं किया, मेरा वैल्यू गिर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, वही वैल्यू की बात की जाती है जो आप डेली
डेली लाइफ में करते हैं, जो आप डेली लाइफ में अपने बीच में करते हैं, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदार में, अपने फैमिली में करते हैं, वही वैल्यू की यहाँ बात की जाती है। क्योंकि वैल्यू जो है आपका आदमी पर डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू बनाए रखे या फिर आपका वैल्यू को एक तरह से गिरा दे, या आदमी की सोच पर डिपेंड करता है, या आदमी के मतलब बिहेव पर डिपेंड करता है। आपके साथ अगर अच्छा बिहेव करेगा तो वो आदमी का वैल्यू आपके सामने ज़्यादा होगा, अच्छा होगा। अगर ये बिहेव नहीं करेगा तो आप बोलेंगे कैसा व्यक्ति है यार, कोई वैल्यू नहीं है मेरे सामने, इसका जाओ यहाँ से। तो वो उसके बिहेव पर डिपेंड करेगा। इसलिए आप लोग सबके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आप अपना वैल्यू बना के रखेंगे। वैल्यू बनाने से आपका ज़िंदगी में, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो यही लोग, यही व्यक्ति आपको एक तरह से मददगार के रूप में सामने आएंगे। अन्यथा अगर आप अपने से अभी से अपना वैल्यू समाज में नहीं बनाएंगे, अभी आपका वैल्यू बनाने का टाइम है, अभी आप पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो आप अपना वैल्यू बनाएंगे। हर एक व्यक्ति के सामने अपना वैल्यू को बनाना है, ताकि कोई भी काम करने पर, कोई भी काम करने पर अपना जो मतलब ज़रूरत है वो अपने व्यक्ति के सामने इजहार कर सके, उनको बोल सके। अब चलिए पांचवा जो टॉपिक है वो है बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। तो ये क्या है कि ये एक मानसिक स्थिति है, यानी मानसिक सिचुएशन है, हालात है, यानी मानसिक शक्ति भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यानी यह वह मानसिक शक्ति यानी मेंटल पावर है जिसकी सहायता से, जिसकी मदद से मानव अपने जीवन में हर चुनौती का सामना करता है, हर मतलब चैलेंजेस का सामना करता है, अच्छे तरीके से करता तो है, लेकिन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से उसको चुनौती का सामना करता है, और हर काम को प्रभावी ढंग से, इफेक्टिव मेथड से मतलब करता है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ज़्यादा होती है उसकी मानसिक और शारीरिक क्रियाएं प्रभावी और सुव्यवस्थित होती है। सही बात है, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा बुद्धि होगा उसकी मानसिक और जो एक तरह से शारीरिक क्रिया होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और अरेंजमेंट वाला होगा, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, बुद्धि बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमको ये बताई जा रही है कि मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय या एक विमीय नहीं होती है। रेखीय का मतलब ये हुआ कि एक मतलब इसका ब्रांच नहीं होता है। मनोविज्ञान जो गुण होता है उसका अलग अलग ब्रांच होता है, अलग अलग मतलब टाइप होता है, अलग अलग विमाएँ होती है। ये एक विमीय नहीं होती है, बल्कि ये जटिल होते हैं। मनोवैज्ञानिक गुण जो है बहुत ही जटिल होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, और उन्हें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह गुण सामान्यतः बहुविमात्मक और बहुपक्षीय होती है। मतलब मनोवैज्ञानिक गुण जो है बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसके टर्म अलग अलग होते हैं। इसका डिवाइड करते जाइएगा, वर्गीकरण करते जाइएगा आप, तो इसका अलग अलग वर्ग आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो आपका ये बुद्धि था। अब अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि बुद्धि क्या होती है, मूल्य क्या है, व्यक्तित्व क्या है, अभिरुचि क्या है, अभिक्षमता क्या है, यानी मनोवैज्ञानिक गुणों के 5 क्षेत्र के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्षेत्र को आप याद रखेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ इंडिकेट कर दिया हूँ कि ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद उससे पहले हम लोगों ने जाना कि स्थितिवाद क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, मानस शास्त्र किसे कहते हैं। उसके बाद साइकोलॉजी को हम लोगों ने परिभाषित किया पूरा अच्छा तरीके से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका फर्स्ट वीडियो था। सेकेंड वीडियो जो आएगा, सेकेंड वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को कवर करेंगे। इसी तरह से आपका ये फर्स्ट वीडियो है, इसके अंतर्गत जितने थ्योरी हम लोग पढ़े सारे थ्योरी को याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहीं से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लास्ट में आपसे विनती की जाती है कि वीडियो को जो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्त में प्लीज़ एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, साइकोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि चैनल पर किस तरह से तैयारी कराई जाती है। हर एक सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर आपको तैयारी कराई जाती है। आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।